मैं यशवंत गौरव पूर्वांचल करियर क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जान ही रहे हैं, मैं आपके सामने डीएलएड का संस्कृत सब्जेक्ट लेकर आपके सामने उपस्थित हो रहा हूं, जिसमें पार्ट 3 तक आपके सामने प्रस्तुत कर चुका हूं। आप लोगों के पास पहुंच भी चुका है। आप लोगों ने उस पर अपनी सक्रिय प्रतिक्रिया भी दी है। तो दोस्तों, कल मेरी क्लास नहीं हो पाई कुछ अति आवश्यक कारण से और कुछ तबीयत के नासाज होने की वजह से। तो चलिए आगे हम लोग चर्चा करते हैं दोस्तों, जिसमें आपका बचा हुआ है लकार, धातु रूप, विभक्ति रूप, जिसमें आपका हो जाएगा कारक व विभक्तियाँ, वाचन, वाचन के साथ ही कुछ साधन जो हमारे पाठ्य सहगामी क्रियाओं में सहायता करते हैं, उनको भी आज हम कर लेंगे। दोस्तों, उसमें फिर कुछ चीज़ें होती हैं, जो चीज़ें जैसे कि आपका हो गया प्रत्याहार। प्रत्याहार पर भी थोड़ी-सी चर्चा करेंगे, क्योंकि प्रत्याहार से भी 1 नंबर पूछ लेता है। प्रत्याहार पर भी चर्चा कर लेंगे और जो आपके बहुविकल्पी दिए हुए हैं सीरीज में, उन पर भी चर्चा कर लेंगे। लेकिन बहुविकल्पी से हमें याद आ गया दोस्तों कि आपकी जब हम सीरीज देख रहे थे, तो सीरीज में एक शब्द दिया है। अच्छा हाँ, संस्कृत हमने लिखा हुआ है, तो संस्कृत शब्द का उसने क्या किया हुआ है? विच्छेद किया हुआ है, जिसमें आपको धातु पूछा गया है। धातु पूछने के साथ जब संस्कृत में विच्छेद किया गया है, तो उसमें हमने देखा कि गलत किया गया है। अब जो भी बच्चा उसे पढ़ेगा, वो तो जाके पेपर में वही मार के आएगा कि सीरीज में हमने तो देखा है सही है। लेकिन जब एग्जामिनर देखेगा तो उसको सीधा गलत काट देगा, क्योंकि ऐसा कोई उपसर्ग होता ही नहीं जो उसमें लगा हुआ है। तो उस पर भी हम चर्चा कर दे रहे हैं दोस्तों, ताकि आपके दिमाग में जो गलतफहमी बैठी हुई है वो निकल जाए। देखिए, संस्कृत शब्द जो है ना, अब देखिए हम यहाँ लिख दे रहे हैं फिर से संस्कृत। संस्कृत जो शब्द है, ये 3 शब्दों से मिलकर बना है। सम धन क्री धन अक्त। आपकी किताब में अक्त दिया हुआ है, तो अक्त कोई प्रत्यय नहीं होता है, ठीक है। तो ये देखिए, सम उपसर्ग होता है इसमें। उपसर्ग क्या होता है? जो शब्द के आगे जुड़कर उसमें अर्थ परिवर्तन का प्रयास करते हैं, ठीक है। किसी शब्द में आगे जुड़ करके अर्थ परिवर्तन करते हैं, वो होते हैं उपसर्ग। तो प्रत्यय क्या होते हैं? जो शब्दांश शब्द के पीछे जुड़कर शब्द के अर्थ का परिवर्तन करते हैं या परिमार्जन करते हैं, उन्हें प्रत्यय कहा जाता है। धातु क्या होता है फिर? ये जो बीच में बना हुआ है, देखो धातु का जो संकेतक होता है, संकेत होता है, वो होता है, आप मैथ पढ़े होंगे तो करड़ी होता है उसमें, सर्ड्स। इंग्लिश में सर्ड्स कहते हैं, हिंदी में करड़ी कहते हैं। और यही करड़ी जब संस्कृत में आता है, तो ये धातु का संकेत करने लगता है। क्या करने लगता है? धातु का चिन्ह प्रदर्शित करने लगता है। जिस पर यह लगा होता है वह धातु होता है। तो इसमें क्री धातु है, ठीक है। बस आप इतना जानिए दोस्तों। लेकिन यहाँ से जब पढ़कर आप आगे जाएंगे, टेट सीटेट की परीक्षा देने के लिए हमारे पास फिर से वापस संस्कृत पढ़ने आएंगे, तब हम आपको बढ़िया से चर्चा करके बताएंगे कि संस्कृत में क्या लगा हुआ है। जैसे सुट का आगम होता है, फिर ये अक्त में क कहाँ से समाप्त हो जाता है, ता बचता है। फिर यहाँ ये म का अनुस्वार कैसे हो जाता है, उपदेशे अजन नासिका क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें हम आपको तब बताएंगे। अभी यहाँ पर इतना ही जानिए कि सम उपसर्ग लगा है, अक्त प्रत्यय है। अक्त क्या है? इसमें प्रत्यय है। चलिए, ठीक। ये चीज़ें जब आप जान गए हैं, तो हमने आपको धातु पढ़ाया था, धातु रूप भी पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था? धातु पढ़ाया। क्या पढ़ाया था? देखिए, हमने आपको धातु पढ़ाया। धातु क्या है? धातु की हिंदी होती है क्रिया। धातु की हिंदी क्या होती है? क्रिया, ठीक। धातु की हिंदी क्रिया होती है। अब ये जो धातु है, धातु का मतलब क्रिया हो गया। क्रिया का मतलब क्या होता है? जिसके द्वारा कार्य का करना या होना पाया जाता है, वही क्रिया होती है, ठीक है। तो जब तक क्रिया नहीं है, तब तक कोई कार्य आपको समझ नहीं आएगा, ठीक है। तो धातु हमने आपको कौन कौन सी धातु बताया था? आपको हमने बताया कि एक पठ धातु याद कीजिए, एक गम धातु याद कीजिए, और एक आप पठ धातु, गम धातु, और एक और आपको हम क्या बताए थे? भू धातु। भू धातु याद करने को बताए थे, ठीक है।
पठ का मतलब क्या होता है? पढ़ना होता है। पठ का मतलब पढ़ना होता है। गम का मतलब क्या होता है? जाना होता है। और भू का क्या मतलब होता है? भू का मतलब ही होता है होना। ठीक, तो ये चीजें हमने इनको पढ़ाया था। अब इसमें भी मैंने आपको लकार पढ़ाया था। क्या पढ़ाया? लकार पढ़ाया। अब लकार जो मैंने पढ़ाया आपको, उसमें बताया कि लकार आपके अगर संस्कृत में पूछे तो कितने प्रकार के होते हैं? 10 प्रकार के होते हैं। लकार कितने होते हैं? 10 लकार होते हैं आपकी संस्कृत में। लेकिन पढ़ना कितना है? 5। पढ़ना आपकी एनसीईआरटी में जो दिया है, ये एनसीईआरटी में आपको यदि बताना है कि लकार कितने होते हैं तो 5 होते हैं। अब 5 में से भी आपको कम पढ़ना है, क्योंकि आपका जो सिलेबस है वो जनरल है। जनरल में आपको पढ़ना सिर्फ आपको देखिए, एक तो होता है लट लकार, दूसरा होता है लंग लकार। देखिए क्या लिख रहे हैं हम, चलिए भैया मिट जाइए। एक लट लकार, दूसरा कौन सा? लंग लकार। लंग लकार। और तीसरा होता है लिट लकार। यही आपको पढ़ने थे। अब इसमें आपको क्या पढ़ना था? देखिए, लट लकार का मतलब क्या है? लट लकार का मतलब होता है वर्तमान काल। लट लकार का मतलब क्या होता है? लट लकार का मतलब होता है वर्तमान काल। क्या भैया क्या हो रहा है? कैसे होगा? कैसे काम चलेगा? वर्तमान काल। लंग लकार का मतलब क्या होता है? तो भूतकाल। क्या होता है? भूतकाल, बीता हुआ समय। और ये जो लिट लकार है ये क्या होता है? भविष्यत काल, मतलब भविष्य देखना। ठीक है, भविष्यत काल। 3 लकार आपको पढ़ने थे, जिसमें हमने आपको बता दिया था कि इन्हीं तीनों को आप पढ़ लीजिए, आपका पेपर में कोई भी धातु छूटने वाला नहीं, बचने वाला नहीं रहेगा। ठीक, तो चलिए देख लेते हैं क्या क्या हमने आपको पढ़ा दिया था। ये देखिए शब्द रूप है, शब्द रूप के साथ आपके जो सर्वनाम है वो भी थे। हाँ, तो यहाँ पर हमने आपको दिखाया था कि ये देखिए, ओ माफ कीजिएगा, इतना तो आपको अच्छे से दिख रहा होगा। इसमें हमने आपको पढ़ा रखा था, पढ़ाया था हमने आपको ना, याद होगा आपको। अगर आपने पिछली वीडियो देखी होगी तो आपको याद होगा कि धातु हमने पढ़ा दिया था आपको। फिर से हम थोड़ा सा देख ले रहे हैं। तो इसमें हमने आपको पुरुष भी बता दिया था। क्या बताया था? पुरुष भी बता दिया था। अब पुरुष में हमने प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, तीनों पुरुष बताया। पुरुष में ये जो है सर्वनाम जो होते हैं और जो संज्ञा होती है, संज्ञा की वह और संज्ञा यह वे, यह वे वह और जो नाम होते हैं वो प्रायः प्रथम पुरुष में रखे जाते हैं। किसमें रखे जाते हैं? प्रथम पुरुष में रखे जाते हैं। मध्यम पुरुष में कौन आता है? तुम आता है, या इसी को आप कह दीजिए, तुम या आप। पूछता है आपसे, पूछा भी है आपके पेपर में। और उसके बाद उत्तम पुरुष जो होता है उसमें कौन आता है? उसमें मैं आता है। कौन आता है? मैं। क्या हो रहा है भैया, कुछ है क्या यहाँ पे? मैं की मात्रा क्यों नहीं लग रही है? क्या जादू हो गया? अच्छा आ गया ना। तो ये देखिए मैं के साथ हम, मैं या हम। ये देखिए हमने आपको बताया था, प्रथम पुरुष को ही अन्य पुरुष कहते हैं, ये भी हमने आपको बता रखा है। ठीक है, चलिए तो ये आप क्या पढ़ना था आपको? पठति, पठतः, पठन्ति, पठसि, पठथः, पठथ, पठामि, पठावः, पठामः। एक याद करना था। दूसरा फिर क्या याद करना था? लिट लकार अगर याद करना है, पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति, पठिष्यसि, पठिष्यथः, पठिष्यथ, पठिष्यामि, पठिष्यावः, पठिष्यामः। ये लिट लकार था। फिर उसके बाद लंग लकार में क्या था? अपठत, अपठताम, अपठन, अपठः, अपठतम, अपठत, अपठम, अपठाव, अपठाम। ये 3 ही लकार आपको पढ़ने थे। इसी के आधार पर गम धातु, भू धातु दोनों याद कर सकते हैं। आप उधर देखिए, लगाए भी होंगे, हो सकता है आगे हो। ये देखिए भू धातु, भू धातु में भी है। आप उधर देखिए, हम बोलते रहे, भवति, भवतः, भवन्ति,
भवसि भवथः भवथ, भवामि भवावः भवामः, भविष्यति भविष्यतः भविष्यन्ति, भविष्यस् भविष्यथः भविष्यथ, भविष्याम भविष्यावः भविष्यामः। लिट लकार। अब उसके बाद लंग लकार। लंग लकार में आ लगा दीजिए। अच्छा ये भू धातु का है। अभवत अभवताम अभवन, अभवः अभवतम अभवन। देख लीजिए यही है ना, अभवः अभवतम अभवत। ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, अभवम अभवाव अभवाम, अभवत अभवताम अभवन, अभवः अभवतम अभवत, अभवम अभवाव अभवाम। इसी तरह से गच्छति में आ जाएंगे, गम धातु का आ जाएंगे, है कि नहीं, देख लेते हैं, अगर रखे होंगे तो होगा जरूर, नहीं रखे हैं चलिए, तो उसको हम बता दे रहे हैं आपको, कैसे बताएंगे देख लीजिए। तो इसी आधार पे, जैसे यहाँ भवति है, गच्छति गच्छतः गच्छन्ति, गच्छसि गच्छथः गच्छथ, गच्छामि गच्छावः गच्छामः। अब अगच्छत अगच्छताम अगच्छन, अगच्छ अगच्छतम अगच्छत, अगच्छम अगच्छाव अगच्छाम। हो गया। फिर आप देखिए, गमिष्यति गमिष्यतः गमिष्यन्ति, ये देखिए यहाँ पर गमिष्यति गमिष्यतः गमिष्यन्ति, गमिष्यसि गमिष्यथः गमिष्यथ, गमिष्याम गमिष्यावः गमिष्यामः। आप एक याद कर लीजिए, आपको सारे के सारे लकार धातुएं याद हो जाएंगी, तीनों धातुएं जो मैंने आपको बताया था, चाहे वो लट लकार की हो, चाहे लंग लकार की हो, चाहे लिट लकार की हो। आप उसी आधार पे एक याद कीजिए, आप तीनों को याद करने की जमाहत मत उठाइए, एक बढ़िया से याद कर लीजिए, उसी आधार पे आप उसको रख दीजिएगा, आगे प्रयोग कर लीजिएगा। ठीक है। चलिए फिर आगे चलें, आगे नहीं पीछे चलें, पीछे रखा हुआ कुछ चीजें, आपकी कुछ महत्वपूर्ण चीजें पीछे छुपी हुई हैं। ये देखिए, अब चलते हैं शब्द रूप पर। शब्द रूप में जब हम देखेंगे दोस्तों, तो इसमें देखिए आपको बढ़िया से दिख रहा होगा, वचन तो हमने आपको पढ़ा ही दिया है, वचन आपको पढ़ा दिया, एक वचन द्विवचन बहुवचन, ये इनके नीचे जो लाइनें हैं वो उनके ही वचन है। ठीक है। ये देखिए ये हो गए। तो इसके बाद इसमें क्या करना था आपको, विभक्ति देखना है, विभक्ति और कारक। विभक्तियां कितनी होती है दोस्तों, विभक्तियां आपके पास होती हैं 7। अगर विभक्ति कोई पूछे तो कितनी विभक्तियां होती हैं, तो 7 विभक्तियां होती हैं। विभक्ति कितनी होती है, तो विभक्ति 7 होती है। अगर कारक पूछे कितने होते हैं, तब संस्कृत में कारक की संख्या कोई पूछ ले तो कितनी होती है, 6। कारक की संख्या कितनी होती है, कारक की संख्या 6 और विभक्ति की संख्या 7 होती है। कोई भी पूछे बता देना, फटाफट फटाफट बता देना, बेइज्जती मत करवाना, बेइज्जती करवाओगे तो फिर चुल्लू भर पानी लेके खुद ही उसी में क्या करना, नाक धुल लेना, मरना मत। चलिए ये देखिए, विभक्ति गिनिए, प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी, ये तृतीया है, चतुर्थी चतुर्थी हो गया, पंचमी षष्ठी सप्तमी। अब ये जो होता है ये संबोधन होता है, जिसे आप लोग अष्टमी 8 लाइन गिन लेते हैं, तो ये हो गया। अब इसके बाद देखिए कारक और विभक्तियों में कारक चिन्ह, कारक चिन्ह हम कहाँ पे बता दें आपको, यहाँ बता दें, हाँ यहाँ ठीक रहेगा। कारक चिन्ह ये भी जानना जरूरी होता है। प्रथमा, प्रथमा में क्या होता है, पहला होता है कर्ता, अच्छा पेन बदल लेते हैं, चलिए पहला क्या होता है, कर्ता कारक, दूसरा क्या होता है, कर्म कारक, तीसरा क्या होता है, करण कारक, कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक। क्या होता है, तो संप्रदान कारक, अपादान कारक, पांचवा अपादान कारक। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद क्या है, संबंध, क्या है, संबंध। ये कारक नहीं है, इसको आप उपकारक बोल सकते हैं। चलो इसको, इसका हम पेन बदल देते हैं, इसका रंग ही बदल देते हैं, क्योंकि ये कारक की श्रेणी में
नहीं रखा जाता, इसलिए कारक की संख्या 6 कही जाती है। कारक की संख्या 6 क्यों कही जाती है? क्योंकि जो षष्ठी विभक्ति है उसको कारक की श्रेणी में नहीं रखा जाता है, इसे संबंध कहा जाता है और इसे उपकारक कह सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या आता है? उसके बाद आपका आता है सप्तमी। सप्तमी का क्या मतलब होता है? अधिकरण कारक। ठीक है, अधिकरण कारक। अधिकरण कारक, ये तो हो गए कारक आपके। ठीक है, अब कारक में ये देखिए मैंने क्या कहा कि ये जो निशान लगा हुआ है इस पर जो कलर मैंने बदल दिया है, ये जो मैंने कलर बदल रखा है जिसका, ये कारक की श्रेणी में नहीं आता है, ये उपकारक है। ये संबंध बताता है, ये कर्ता से संबंध बताता है, इसलिए इसको कारक की श्रेणी में नहीं रखा गया है। ठीक है, चलिए फिर इसके बाद हम आपको क्या बता दें, कारक चिन्ह बता देते हैं। ये तो कारक हो गए। कारक कितने हैं? कारक के देखिए, एक कारक। अच्छा, पेन को पतला कर दिए हैं, मोटा कर देते हैं। ये तो हमारे हाथ में है, पतला करना मोटा करना। एक का, 1 2 3 4 5 6, ये कारक कारक हो गए आपके। ध्यान से देखिएगा, भूलिएगा मत। ठीक है, भूल जाएंगे तो बड़ी दिक्कत होगी, क्योंकि बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। ये देखिए, इसको थोड़ा छोटा कर दें। ये देखिए हो गया। अब थोड़ा थोड़ा सा उधर चलिए भैया। ओके, ये हो गए। बड़े अच्छे हैं भैया, मान जाते हैं बार बार जो बातें कहते हैं। चलिए, ये कारक हो गए। ऊपर कारक चिन्ह लिखे हैं। आप लोग कन्फ्यूजिया जाएंगे, इसलिए थोड़ा सा हटा दे रहे हैं, कन्फ्यूजियाइएगा मत। चलिए, सब हटा दे रहे हैं, फिर से लिख देंगे आपके लिए कुछ भी, आपके लिए कुछ भी। ये देखिए कारक, ये कारक है। अब यहाँ कारक चिन्ह बता दे रहे हैं जिससे आप पहचानेंगे कि कारक क्या है। कारक चिन्ह, चलिए नाल लगा दे रहे हैं, यहाँ हल्का सा नाल लगा दे रहे हैं, बिंदी को हटा दे रहे हैं। बिंदी हटा दीजिए भैया। ये देखिए, बिंदी हटा दिया हमने। ठीक है, कारक चिन्ह में कर्ता, अच्छा पेन बदल दे रहे हैं, पेन भी बदल दे रहे हैं आपके लिए, जो भी कहिए आप। कर्ता ने, कर्ता ने, या कुछ नहीं, या कोई चिन्ह नहीं दिखे आपको, कुछ नहीं, कोई चिन्ह दिखे या ना दिखे या नहीं दिख जाए, ठीक है, इसका मतलब है कि कर्ता कारक है। दूसरा क्या है? कर्म। कर्ता ने कर्म को करण से, दिख जाएगा आप लोगों को, समझ में आ जाएगा। चलिए लिखते चल रहे हैं, छोटा छोटा लिखेंगे अब, थोड़ा सा छोटा लिख दें। हो गया करण। चलो भैया, जैसी आप लोगों की मर्जी हो, आ जाओ भैया, मिट जाओ। थोड़ा सा पतला करके लिख देंगे और क्या। ये देखिए, आप लोग परेशानी मत उठाया कीजिए, परेशानी हम उठा लेंगे। ये देखिए, ने, फिर उसके बाद को, फिर उसके बाद से के आगे के द्वारा, से या के द्वारा। संप्रदान में क्या होता है? के लिए, के लिए। अपादान में क्या होता है? इसमें भी क्या होता है? से, लेकिन क्या होता है? अलग होने की दशा में, अलग होने में। ठीक, और उसके बाद संबंध, संबंध का भी चिन्ह होता है, क्या होता है? का, की, के। क्या होता है? का, की, के। ना, नी, ने। ठीक है, ये हो गया। या रा, री, रे, जो भी आप लगा दीजिए। अधिकरण में क्या होता है? में, पै, पर, ऊपर। ठीक है, में, पै, पर, ऊपर। ये हो गए आपके कारक, ये हो गई विभक्तियां, ये हो गए कारक
चिन्ह। ठीक है, अब यहां तक अगर आपको समझ में आ गया है तो रूप भी समझ में आ जाएगा। रूप आपको सिर्फ एक याद करना है, जैसे हमने धातु रूप में आपको एक याद करवाया है उसी तरह से हम आपको शब्द रूप भी एक ही याद करवाएंगे, उससे ज्यादा की जरूरत आपको नहीं है। उससे ज्यादा की जब जरूरत पड़ेगी तो हम आपको बता देंगे। ठीक है, जितने की जरूरत है उतना पढ़ के आगे निकलते हैं। आइए, तो ये हो गया कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने की दशा में संबंध काकी के रारी रे, ठीक है, नानी ने, जो भी हो जाए, अधिकरण में पय पर ऊपर। ठीक है, ये हो गए। और संबंध का क्या होता है, हे भो अरे, संबंध का भी चिन्ह लिख लीजिए, हे भो अरे, संबंध का चिन्ह लग जाता है, इसमें संबोधन लगा होता है। ठीक है, ये हो गए आपके कारक चिन्ह। अब इसके बाद रूप पर चलते हैं। किस पर चलते हैं, रूप पर चलते हैं। और आजकल दुनिया में लोग क्या देख रहे हैं, रूप ही देख रहे हैं। ठीक है, जबकि रूप बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता है। क्या मायने रखता है, मायने रखता है तो क्या रखता है, उनका व्यवहार, लेकिन वो कोई नहीं देख रहा है। चलिए रूप देखिए, अब रूप देखिए शब्द रूप। तो शब्द रूप में देखिए, इसमें आप ध्यान देंगे तो ये देखिए, इसमें आप ध्यान देंगे तो राम का रूप, अकारांत जितने भी शब्द होंगे अब इनके साथ, राम का रूप हो गया। राम के साथ आप जितने भी अकारांत शब्द जानते हैं सब के सब इसी पर यूज हो जाएंगे। जैसे आप सह का रूप यानी कि तद का रूप, ठीक है, तद का रूप इसी पर हो जाएगा आपका, तद हो गया। फिर उसके बाद तद के साथ क्या हो जाएगा आपका, पत्र का हो जाएगा, पत्र, पत्र का हो जाएगा, फल का हो जाएगा, फलम का हो जाएगा, पत्रम का हो जाएगा, नेत्र का हो जाएगा। ठीक है, लक्ष्मण का हो जाएगा, लक्ष्य, माफ कीजिएगा, ये हो गया। तो इतने में से तो आपका आ ही जाएगा, पेपर में इतने से आ ही जाएंगे। तो ये देखिए, राम का हो जाए, श्याम का हो जाए, कृष्ण का हो जाए, राम श्याम कृष्ण, पत्र वृक्ष, नेत्र सिंह, राजन राजा का, राजन। तो ये सारी चीजें जब आपको पता हो, राम श्याम कृष्ण, कौन, कृष्ण, कृष्ण इस तरह से, कृष्ण, राजा, सिंह, सिंह आदि, पत्रम फलम नेत्रम, ये सारी चीजें जब लिखी हुई, इतने रूप जब आपको याद हो जाएंगे एक ही पर, तो आपको एक से ज्यादा याद करने की क्या जरूरत है, क्यों भटकेंगे, क्यों एनर्जी वेस्ट करेंगे। एक याद कर लीजिए, उसी पर तो आपका पेपर हल हो जाएगा। जब एक ही पर पेपर हल हो जाए तो एक से ज्यादा याद करने की क्या जरूरत है, बताइए, आपको कोई जरूरत है नहीं ना। फिर चलिए आइए देखते हैं, इस पर देख लीजिए, राम का रूप पहले याद कर लीजिए, अभी आपको दूसरा भी दिखा देंगे कि कैसे ऐसी पर होता है। ठीक, चलिए, तो कौन सा कलर लें, लाल, खतरा। चलिए, रामः रामौ रामा, रामम रामौ रामान, रामेण राम, देखिए रामेण है, यहाँ पर आपको रामेण भी मिल जाएगा, रामेण। ठीक है, रामेण रामाभ्याम रामय, रामाय रामाभ्याम रामेभ्यः, रामात् रामाभ्यम रामेभ्यः, रामस्य रामयो रामानाम। अब रामानाम की जगह पे रामाणाम भी मिलेगा। ठीक है, रामाराम, रामे रामेयो रामेशु, हे रामा, हे राम, हे रामा। ठीक है, तो इस तरह से इसको याद कर लीजिए, एक को याद कीजिए, सबका काम इसी पे हो जाएगा। कारक विभक्तियां मैंने बता ही दी है, कारक चिन्ह भी मैंने बता ही दिया। तो इस तरह से जब सारी चीजें आपको याद हो जाएं, आप मन लगाकर एक बार गहन अध्ययन कर लेंगे,
तो कोई दिक्कत आपको होने वाली नहीं। देखिए फिर से एक बार रिपीट करेंगे। रामः रामो रामा, रामम रामो रामान, रामेण रामाभ्यम रामय। ठीक, तीसरा हो गया। यही पूछता है सबसे ज्यादा, रामेण रामाभ्यम रामय, यही सबसे ज्यादा पूछता है। फिर उसके बाद रामाय रामाभ्यम रामेभ्य, रामात रामाभ्यम रामेभ्य, रामस्य रामयो रामानाम, रामे रामयो रामेषु। हे रामा हे रामो हे रामा। इसी तरह से आप श्याम का याद करना चाहेंगे, श्यामा श्यामो श्यामा, श्यामम श्यामो श्यामान, श्यामा श्यामान, श्यामेण श्यामाभ्यम श्यामय, श्यामाय श्यामाभ्यम श्यामेभ्य, श्यामात् श्यामाभ्यम श्यामेभ्य, श्यामस्य श्यामयो श्यामानाम, श्यामे श्यामयो श्यामेषु। हे श्यामा हे श्यामो हे श्यामा। उसी तरह से अब आप देखेंगे तो फल और पत्र का, इन दोनों में थोड़ी सी परेशानी आपको कहीं कहीं मिल सकती है, लेकिन मिलने नहीं देंगे हम। फल का और पत्र का, फलम और पत्रम, इनका कैसे चलता है? प्रथमा और द्वितीया, इनका प्रथमा और द्वितीया दोनों सेम होता है। एक फलम फले फलान, फलम फले फलान, ये हो गया। फिर उसके बाद दूसरा भी फलम फले फलान। अब फलनिया से कहिए कि फलानी याद कर ले, ठीक है, फलनिया से कहिए कि फलानी याद कर ले, नहीं तो फलनिया का पेपर गड़बड़ा ही जाएगा। आइए देखते हैं। तो ये देखिए क्या है, प्रथमा और द्वितीया, पत्र का और वृक्ष का हो चाहे ये फल का हो, दोनों का सेम होता है, फलम फले फलान, फलम फले फलान। फिर उसके बाद किस पर चलता है? फलेन फलाभ्याम फलै, फलाय फलाभ्याम फलेभ्य, फलात् फलाभ्याम फलेभ्य, फलस्य फलयो फलानाम, फले फलयो फलेषु। फिर इसी पे वापस आ जाता है तृतीया से, पत्रम पत्रे पत्राणि, पत्रम पत्रे पत्राणि। ये देखिए, पत्रम पत्रे पत्राणि। फिर उसी तरह से पत्रम पत्रे पत्राणि। प्रथमा द्वितीया दोनों का सेम होता है, प्रथमा द्वितीया दोनों का विभक्ति और वचन सेम होता है। पत्रम पत्रे पत्राणि, पत्रम पत्रे पत्राणि। फिर उसके बाद सीधा वापस आ जाइए राम वाले पे, पत्रेण पत्राभ्याम पत्रय, पत्राय पत्राभ्याम पत्रेभ्य, पत्रात् पत्राभ्याम पत्रेभ्य, पत्रस्य पत्रयो पत्राणाम, पत्रे पत्रयो पत्रेषु। हे पत्र हे पत्रो हे पत्रा। पढ़ना चाहे तो इसी तरह से आप याद कर सकते हैं, बस थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आपको याद हो जाएगा। अब इसी पर एक याद कर लेंगे तो इसी पे देखिए, सा तौ ते तम तौ तान, तेन ताभ्यम तय, तस्मै ताभ्यम तेभ्य, तस्मात् ताभ्यम तेभ्य, तस् तयो तेषाम, तस्मिन् तयो तेषु। ये आपका आ जाएगा, यहाँ पे यूज करने की बजाय हमने इसीलिए आपको अलग से इसको रख दिया है। आप इसको देखेंगे तो अहम आवाम, अच्छा ये अस्मद का रूप आ गया, किसका आ गया? अस्मद का रूप। ये देखिए, ये आपके लिए हमने लगाया हुआ है, आपके लिए, सिर्फ आपके लिए। अस्मद का मतलब क्या होता है? मैं। अस्मद युस्मद तद, ये क्या होते हैं? ये सर्वनाम रूप होते हैं। ये क्या होते हैं? सर्वनाम होते हैं। कौन कौन सा सर्वनाम रूप होता है? एक सर्वनाम में आ जाइए तो मैं आपको दिखा देता हूँ। एक होता है तद, जो होता है आपका क्या? तद क्या होता है? प्रथम पुरुष होता है, तद प्रथम पुरुष होता है। तद के बाद क्या होता है? अस्मद। अस्मद का क्या मतलब होता है? अस्मद मतलब मैं, और मैं किसमें होता है? ये प्रथम पुरुष हो गया, तो ये क्या हो गया? ये उत्तम पुरुष हो गया, ये उत्तम पुरुष हो गया। उसके बाद एक आता है युष्मद, ये क्या आता है? युष्मद। युष्मद का मतलब त्वम, युष्मद का मतलब त्वम। त्वम कौन सा पुरुष होता है? मध्यम पुरुष होता है।
मध्यम पुरुष होता है। ये कौन सा रूप है? तो ये अहम है। अहम का मतलब क्या होता है? अहम का मतलब मैं होता है। अब मैं होता है तो मैं के रूप को देखेंगे तो क्या है? देखिए, अहम आवाम वयम माम आवाम अस्मान मयाभ्यम अस्माभि, ये तीसरा वाला और ये चौथा वाला जरूर याद कीजिएगा, क्योंकि यही ज्यादातर पूछते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हटा दें, इसको मिटा दें। तो आप स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ना। ये देखिए, ये तो ये रहा आपका क्या? अस्मद रूप। अहम आवाम वयम माम आवाम अस्मान मया आवाभ्याम अस्माभि मह्यम आवाभ्याम अस्मभ्यम मत आवाभ्याम अस्मत् मम आवयो अस्माकम मई आवयो अस्मासु। तो ये हो गया आपका। आप अहम आवाम वयम देख लीजिए, माम आवाम अस्मान देख लीजिए, मया आवाभ्याम अस्माभि मह्यम तक जानते रहिए, उसके बाद इसमें पूछता नहीं। इसमें सबसे ज्यादा ये तृतीया प्रथम पुरुष तृतीया जानने की जरूरत पड़ती है। तृतीया क्यों जानने की जरूरत पड़ती है? क्योंकि ये वाच्य में प्रयोग किया जाता है, इसलिए प्रयोग में आता है। और ये अस्मा भी कभी कभी, आप ये दोनों याद रखिए, ये और ये याद रखिए। ज्यादातर हम जान रहे हैं कि यही दोनों आपसे प्रश्न में पूछे जाते हैं, इससे ज्यादा प्रश्न में पूछे नहीं जाते हैं यहाँ से। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। आगे आपका युष्मद रूप रखा गया है। हाँ, युष्मद ये है। देखिए, युष्मद का मतलब क्या होता है? युष्मद का मतलब त्वम होता है, यानी कि तुम होता है। ठीक, अब तुम वाला रूप देख लीजिए, त्वम युवाम यूयम, बस यही एक लाइन इसमें याद रखिए और एक लाइन ये तृतीया का याद रखिए। इन्हीं दोनों की जरूरत आपको पड़ेगी, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं पड़ेगी। कौन सी लाइन? त्वम युवाम यूयम त्वया युवाभ्याम इस्माभि, ये दो ठो याद रखिए। इससे ज्यादा आप क्या करेंगे याद करके? आपकी किताब में पूरा दिया हुआ है, पढ़ना चाहेंगे तो पढ़ लीजिएगा। हम तो भाई नहीं पढ़ाएंगे इससे ज्यादा, क्योंकि इससे ज्यादा की आपको जरूरत है नहीं। देखिए, तद का रूप सतौते तमतौतान तेन ताभ्यम तय तस्मै ताभ्यम तेभ्य तस्मात् ताभ्यम तेभ्य तस्तयो तेषाम तस्मिन् तयो तेष। आपको इसमें क्या याद करना है? तो ये याद करने को तो आपके पास समय रहे तो पूरा याद कीजिएगा, जरूरत पड़ जाती है कभी कभी। सह तौ ते तेन ताभ्याम तय, ये याद कर लीजिएगा। इन्हीं दोनों की जरूरत इसमें पड़ती है आपकी बुक में और आपके टेट सीटेट में। यहीं से ज्यादातर पूछ लेता है, इससे ज्यादा कुछ पूछता नहीं है। जब पूछेगा तो बता देंगे। चलिए आगे चले। वीडियो को अगर नहीं समझ में आया हो तो वीडियो को रोक कर एक बार पढ़ लीजिएगा। ये भी हो गया है, ये भी हो गया है, ये भी। अच्छा, ये नहीं हुआ है। वाचन, क्या इसके बाद क्या टॉपिक लगाया हमने आपके लिए? आपके लिए हमने वाचन लगा दिया है। वाचन का मतलब क्या होता है? वाचन का मतलब भाषण करना, पठन करना, बोलना। अब देखिए, इसमें क्या दिया है आपको? किसी तथ्य को या कहानी को जब आप बोलते हैं, कविता को बोलते हैं, तो वही होता है क्या? वाचन करना, बोलना, भाषण देना। ठीक है, बोलना। वाचन का मतलब क्या होता है? बोलना। वाचन का मतलब क्या होता है? पढ़ना। तो अब इसमें देखेंगे हम तो क्या है? आदर्श वाचन। आपकी बुक में आपको आदर्श वाचन मिलेगा। आदर्श वाचन जानते हैं क्या होता है? वाचन का मतलब बोलना होता है, लेकिन जब आदर्श लग जाए, वाचन का मतलब यहाँ पठन से लगाइए आप, पढ़ना। ठीक है, पढ़ना जब आप लगाएंगे तो ये जो पढ़ना है वो क्या होता है? आदर्श लगा देंगे। आदर्श कौन पढ़ता है? बच्चा पढ़ेगा आदर्श? आदर्श कोई त्रुटि नहीं करेगा। कहाँ कैसे पढ़ना है, कहाँ पे भावों को, दुख वाला भाव दिखाना है, कहाँ पे हर्ष दिखाना है, कहाँ पे तेजी से पढ़ना है, कहाँ से आकस्मिक रूप को दर्शाना है। तो ये सब कहाँ तुक लय ताल छंद कहाँ पे प्रयोग करने हैं, कहाँ पे विराम देना है, कहाँ पे अर्ध विराम देना है, ये सारा प्रयोग कौन कर पाएगा? ये शिक्षक कर पाते हैं। इसीलिए क्या कहा जाता है कि ये जो आदर्श वाचन कक्षा में कक्षा में शिक्षण कार्य के दौरान, शिक्षण कार्य के दौरान शिक्षक द्वारा
किया गया वाचन ही आदर्श वाचन कहलाता है, जिसमें माफ कीजिएगा, क्या है, जिसमें शिक्षक शुद्धता, स्वरों का उपयोग, तुक, लय, ताल, छंद, शुद्धता और विराम आदि का ध्यान देकर वाचन कला का, अच्छा यहाँ पे लिख लीजिए, बच्चों में वाचन कला का विकास करता, माफ कीजिएगा कहाँ आ गए, कला का विकास करता है। अब इसमें देख लीजिए आदर्श वाचन क्या है। कक्षा में शिक्षण कार्य के दौरान शिक्षक द्वारा किया गया वाचन ही आदर्श वाचन कहलाता है, जिसमें शिक्षक शुद्धता, तय माफ कीजिएगा, तुक, लय, ताल, छंद, विराम आदि सभी चिन्हों का ध्यान रखते हुए वाचन करता है और बच्चों में वाचन कौशल के विकास का प्रयास करता है, वही आदर्श वाचन कहलाता है। क्योंकि आदर्श वाचन जहाँ पे भी मिल जाए आपको यही जान लीजिएगा कि कोई शिक्षक, कोई गुरु या फिर कोई अनुभवी इंसान वाचन का कार्य कर रहा है। वहाँ पे बालक को नहीं रखा जाता है। क्यों नहीं रखा जाता है? क्योंकि बालक का कार्य ही होता है त्रुटि करके सीखना। जब तक बालक त्रुटि नहीं करेगा तब तक सीखेगा नहीं। अशुद्धता तो उसके अंदर भरी ही रहती है, उसमें परिमार्जन करना शिक्षक का कार्य होता है। उसके अंतर्निहित गुणों का विकास करना ही शिक्षक का कार्य होता है। तो शिक्षक क्या करेगा? शिक्षक आदर्श वाचन करके उनके जो शब्द भंडार हैं उसमें शुद्धता लाएगा, उनके वाचन शैली में शुद्धता लाएगा। ठीक है, तो ये होता है। उसके बाद क्या है? अनुकरण वाचन। अनुकरण वाचन अब देखिए, अनुकरण वाचन कौन करता है? अनुकरण वाचन छात्र करते हैं। छात्र द्वारा शिक्षक के आदर्श वाचन के पश्चात वाचन का कार्य करना ही अनुकरण वाचन कहलाता है। अब ये देखिए अनुकरण वाचन क्या हुआ। अच्छा, इसको हम साफ कर दें। चलिए, अच्छा ये देख लिए होंगे, अब हम इसको साफ करके यहाँ से बढ़िया से लिख दे रहे हैं। चलिए आइए, तो क्या था? आदर्श वाचन हो गया। अनुकरण वाचन, अनुकरण वाचन के बारे में देख लीजिए क्या है अनुकरण वाचन। तो अनुकरण वाचन आपके सामने है। तो इसमें आप जब आप देखेंगे छात्रों द्वारा शिक्षक के आदर्श वाचन के पश्चात अनुकरण करके वाचन
करना ही अनुकरण वाचन कहलाता। अनुकरण अनुकरण वाचन कहलाता है। ठीक है। छात्रों द्वारा शिक्षक के आदर्श वाचन के पश्चात अनुकरण करके वाचन करना ही अनुकरण वाचन कहलाता है। अनुसरण करना, शिक्षक का अनुसरण करके वाचन करना। अब यहाँ अनुकरण कहिए या अनुसरण करके, ठीक है, दोनों आप लगा सकते हैं। अनुसरण, अनुसरण करके वाचन का कार्य करना अनुकरण। अब अनुकरण वाचन जो होता है ये भी दो प्रकार का होता है। एक तो व्यक्तिगत होता है, एक व्यक्तिगत होता है, और दूसरा जो होता है वो होता है समवेत, समवेत वाचन, समवेत अनुकरण वाचन। तो व्यक्तिगत का मतलब जब एक एक बच्चा अनुकरण करके पढ़े, एक एक बच्चा अकेले अकेले व्यक्तिगत रूप से पढ़े तो उसे अनुकरण वाचन, व्यक्तिगत अनुकरण वाचन कहते हैं। और समवेत जब सभी बच्चे एक साथ अनुकरण वाचन कहते हैं ना, जब शिक्षक कभी पढ़ते हैं तो कहते हैं कि सभी लोग हमारे साथ एक साथ पढ़िए। जब प्राइमरी में या फिर आप इस तरह से जाते हैं बच्चों में, एक कक्षा 1 से 5 तक में, तो आप पढ़ते हैं क, तो पूरी क्लास के बच्चे आपके साथ पढ़ते हैं क, उच्चारण करते हैं उसका, तो ये होता है समवेत वाचन। और यहीं पर जब आप जाइए और एक बच्चे को खड़ा करके पर्सनली व्यक्तिगत बच्चे को खड़ा करके आप उससे कहिए कि पढ़िए हमारे साथ, आप जो भी पढ़ें, क पढ़ रहे हैं तो वह भी क पढ़ रहा है, आप आ पढ़ रहे हैं वह भी आ पढ़ रहा है, तो ये व्यक्तिगत हो गया। आशा करते हैं आपको बड़े अच्छे से समझ में आया होगा। अगर नहीं भी समझ में आए तो कमेंट बॉक्स है ना, उसमें कमेंट कर दिया कीजिए, हम उसको देख के तुरंत उसे फिर से सुधार करके वीडियो फिर से मेहनत करेंगे आपके लिए। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले टॉपिक। अच्छा अभी तो अब कुछ और बचा था ना। हाँ, ये अनुकरण वाचन हो गया था, इसके बाद सस्वर वाचन था। इसके बाद क्या था? सस्वर वाचन, सस्वर वाचन। मौन वाचन आप लोगों में दिया नहीं है, मौन वाचन नहीं दिया है क्योंकि प्राइमरी में मौन वाचन नहीं होता है, लेकिन जब आप टेट की परीक्षा पढ़ेंगे तब मौन वाचन आपको मिल जाएगा। ठीक है। सस्वर वाचन, सस्वर वाचन का मतलब क्या होता है? ऐसा वाचन जिसमें शिक्षक और बच्चे, शिक्षक या बच्चे स्वर के साथ वाचन करते हैं, स्वर के साथ वाचन करते हैं, उसे सस्वर वाचन कहा जाता है। जब शिक्षक या छात्र स्वर के साथ वाचन करते हैं उसे माफ कीजिएगा, उसे क्या कहते हैं? सस्वर वाचन कहते हैं, सस्वर वाचन कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? जब बोल बोल कर वाचन, जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं, बोल बोल कर पढ़ा रहे हैं, आवाज निकल रही है हमारी, स्वर के साथ पढ़ा रहे हैं, तो यही होता है सस्वर वाचन। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। फिर आगे क्या भैया? संस्कृत में गद्य शिक्षण पाठ्य योजना बनाते समय ध्यान रखने योग्य बातें। संस्कृत में शिक्षण कार्य पाठ्य योजना बनाते समय ध्यान रखने योग्य बातें, तो क्या ध्यान रखना चाहिए बच्चों को? अब चलिए बताइए, ध्यान रखने योग्य बातें क्या होनी चाहिए? पाठ्य योजना ऐसी बनाएं कि बच्चों के शब्द भंडार में वृद्धि हो, शब्द भंडार में वृद्धि हो। ठीक है, एक और देख लीजिए, दूसरा, बच्चों में सृजनात्मक कौशल का विकास हो। सृजनात्मक कौशल का मतलब
बच्चा करके सीखे, सृजनात्मक कौशल का विकास हो। ठीक, बच्चों के शब्द भंडार में वृद्धि हो, बच्चों में सृजनात्मक कौशल का विकास हो, और साथ ही साथ क्या होने चाहिए, बच्चों के ज्ञान में भी वृद्धि होनी चाहिए ना। बच्चों के ज्ञान भंडार में वृद्धि, ठीक है, वृद्धि हो। और क्या होने चाहिए, और क्या क्या होने चाहिए, आप कुछ बताइए, तब तक हम पानी पी ले रहे हैं, 1 मिनट। चलिए, तो आगे क्या होना चाहिए, क्या क्या बताएं। बच्चों के ज्ञान भंडार में वृद्धि हो, हाँ। पाठ्य योजना ऐसी होनी चाहिए कि बच्चे सदैव क्रियाशील रहें। कैसे रहें, क्रियाशील रहें, ना कि क्या हो जाएं, क्रियाशील रहें। बच्चे निष्क्रिय नहीं होने चाहिए, क्रियाशील रहें। ठीक है, बच्चे कैसे रहें, क्रियाशील रहें। पाठ्य योजना ऐसी होनी चाहिए, अच्छा इसको थोड़ा छोटा कर दें। पाठ्य योजना ऐसी होनी चाहिए जिससे, पाठ्य योजना आपकी ऐसी होनी चाहिए, बच्चे सदैव क्या हों, क्रियाशील रहें। पाठ्य योजना ऐसी होनी चाहिए कि बच्चे में विचारों के आदान प्रदान की जो शक्ति है उसका विकास हो सके। बच्चों में विचार विनिमय में सरलता हो। सरलता हो का मतलब क्या है कि बच्चे जो हैं वो विचार, अच्छा बच्चों के में विचार विनिमय के प्रति सरलता हो। सरलता होने का मतलब क्या है, बच्चे आसानी से आपकी भाषा को समझ सकें और अपने भावों को आपको समझा सकें, अपने विचारों को आपके समक्ष प्रकट कर सकें अच्छे से। ठीक है, तो 4 हो गए, 5 हो गए। जब 5 हो गए तो 5 तो आपने 3 ही लिखना है, 3 से 4 लिख देंगे आपके लिए बहुत हो गया। इसमें आपको 3 लिखना है, 3 से 4 लिखना बहुत हो जाएगा। ठीक है, इससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। अब एक और लिख लीजिए, अच्छा, बच्चों में गद्य कौशल का विकास। ठीक, 6 लिख दिए आपके लिए। तो जितना आपको जो समझ में आए उतना याद कर लीजिएगा। ठीक है, इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद क्या है, संस्कृत शिक्षण में पाठ्य सहगामी साधन या उपकरण। हाँ, तो इनका बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है, इनका बहुत ज़्यादा महत्व होता है दोस्तों। साधन का, पठन सामग्री का, इसका पठन सामग्रियों का, पठन साधनों का। जब हम पढ़ते हैं या बच्चों को पढ़ाते हैं, पाठ्य सामग्रियों का उसमें बहुत ज़्यादा योगदान होता है। तो कौन कौन से हैं, एक होता है दृश्य साधन, दूसरा होता है श्रव्य साधन, और तीसरा जो होता है दृश्य श्रव्य साधन, मतलब दोनों एक साथ होते हैं। तो दृश्य साधन क्या होता है, ऐसा साधन जिसको देखकर बच्चों में पठन कौशल का विकास किया जा सके। ऐसा साधन जिसे दिखाकर बच्चों में पठन कौशल का कार्य किया जा सके। जैसे दृश्य है, दृश्य का मतलब यहाँ पे चित्र आ जाए, मैप आ जाए,
चित्र आ जाए, मैप आ जाए, मैप का मतलब मानचित्र हो गया ना, हिंदी लिख लीजिएगा आप, हिंदी लिख लीजिए। अच्छा, मानचित्र, ठीक। अब इसके साथ साथ श्यामपट्ट आ जाए, श्यामपट्ट भी क्या है, यही है। चार्ट आ जाए, चार्ट बनाते हैं ना आप लोग चार्ट, ठीक। पुस्तक, पुस्तक आपकी वही है, ठीक है। तो इतना तो बहुत हो गया। चित्र, मानचित्र, श्यामपट्ट, चार्ट और ये क्या है, पुस्तक। ये सभी क्या है आपके दृश्य साधन, मतलब ऐसा साधन जिसे हम लोग देख सके, उसे सुन नहीं सकते, सिर्फ देख सकते हैं, ऐसा साधन दृश्य साधन कहलाता है। जैसे मानचित्र है, मानचित्र बोलता तो है नहीं, आप सिर्फ उसे देख सकते हैं। यहीं पर मानचित्र की जगह पे ग्लोब भी लिख लीजिए, ग्लोब, ग्लोब भी हमारा एक क्या है, दृश्य साधन है, ठीक है। तो चित्र हम देख सकते हैं लेकिन सुन नहीं सकते, मानचित्र देख सकते हैं सुन नहीं सकते, श्यामपट्ट देख सकते हैं सुन नहीं सकते, चार्ट देख सकते हैं सुन नहीं सकते, पुस्तक देख सकते हैं पढ़ सकते हैं सुन नहीं सकते। तो वही हाल है, मतलब ऐसा साधन जिसे हम लोग देख कर पठन कार्य करते हैं, वही हमारा क्या कहलाता है, दृश्य साधन कहलाता है। फिर श्रव्य साधन आ गया, ऐसा साधन जिसे हम लोग देख नहीं सकते परंतु उसे सुनकर पठन कौशल का विकास कर सकते हैं, पठन कार्य कर सकते हैं। जैसे रेडियो, जैसे क्या है, रेडियो, टेप रिकॉर्डर, टेप रिकॉर्डर। अच्छा ये बताइए, परिभाषा लिखनी पड़ेगी क्या, परिभाषा लिखनी पड़ेगी, आप लोग सुन लीजिए, ध्यान से सुन लीजिए, उसको लिख लीजिएगा। पहले दृश्य साधन सुन लीजिए, ऐसा साधन जिसे हम लोग देख सकते हैं, देख कर पठन कार्य करते हैं, उसे दृश्य साधन कहा जाता है। इसे हम लोग सुन नहीं सकते हैं। उदाहरण में चित्र, मानचित्र, चार्ट, ग्लोब, श्यामपट्ट, पुस्तक, ये सारे दृश्य साधन हैं। फिर उसके बाद श्रव्य साधन, ऐसा साधन जिसे हम लोग देख नहीं सकते अपितु सुनकर पठन कौशल का कार्य कर सकते हैं, श्रव्य साधन कहलाता है। और इसके उदाहरण क्या हैं, तो उदाहरण आपके सामने हैं, क्या क्या उदाहरण हैं, रेडियो है, टेप रिकॉर्डर है, टेप रिकॉर्डर है, ठीक, ये उदाहरण हो गए इसके। फिर उसके बाद अगर दृश्य श्रव्य साधन की बात करें, ऐसा साधन जिसे हम लोग देख भी सकते हैं सुन भी सकते हैं, देख और सुन दोनों सकते हैं, उसे दृश्य श्रव्य साधन कहा जाता है। जैसे टीवी, टीवी को हम लोग देख भी सकते हैं सुन भी सकते हैं। नाटक क्या है, टीवी, टीवी को हम लोग देख सकते हैं कि नहीं देख सकते हैं, देख भी सकते हैं सुन भी सकते हैं। नाटक हम लोग देखते भी हैं सुनते भी हैं, ठीक है। तो किस पे है, किस पेज पे है भैया, किस पेज पे हैं, संस्कृत में ये हो गया, अच्छा साधन पे चल रहे हैं, चलिए भैया आ जाइए। ये हो गया, नाटक हो गया, टीवी हो गया, ठीक है। फिल्म स्ट्रिप हो गया, एक होता है ना फिल्म स्ट्रिप, फिल्म स्ट्रिप। इतने से आपका पेपर क्वालिफाई हो जाएगा आराम से, इससे ज़्यादा आपको ज़रूरत नहीं है। ये देखिए साधन भी हो गए। अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो एक वीडियो अभी और लेंगे हम, जिसमें आपके बहुविकल्पी होंगे, अनुवाद के छोटे छोटे अनुवाद करवाएंगे, छोटे छोटे अनुवाद भी करवाएंगे आपको, ठीक है। तो मतलब कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे हम छोड़ेंगे आपके लिए। आइए आगे चलते हैं, आगे भी है कुछ नहीं, बस आपका जो संस्कृत का, संस्कृत का आपका जो सिलेबस था वो तो लगभग खत्म हो गया, लगभग क्या खत्म हो गया, समाप्त हो गया। अब बचा क्या है, तो बहुविकल्पी, बहुविकल्प, विकल्प नहीं है विकल्प है, बहुविकल्पी, बहुविकल्पी प्रश्न बचे हैं। गलत ही लिखते हैं हम, क्यों गलत लिखते हैं,
पूरा नहीं, यहाँ से यहाँ तक। बहुविकल्पी प्रश्न बचे हैं आपके, अनुवाद बचे हैं, छोटे शब्दों के अनुवाद बचे हैं, ठीक है। और नीति परक जो श्लोक हैं, श्लोक आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। श्लोक आप लोग याद कर लीजिएगा, क्या हम श्लोक बताए हैं आप लोगों को, श्लोक आप लोग याद कर लीजिएगा। और ये अनुवाद बचे हैं, बहुविकल्पी बचे हैं। बहुविकल्पी प्रश्नों के माध्यम से हम आपको लगभग रिवीजन क्लास दे देंगे। इसे क्या कहेंगे, रिवीजन, रिवीजन। फिर से गलत लिख रहे हैं यार, क्या हो जाता है हमको। रिवीजन, ये देखिए रिवीजन क्लास बची हुई है, तो आशा करते हैं आप लोग रिवीजन क्लास देखेंगे। आपके रिवीजन क्लास में ही आपके पासिंग मार्क तो आराम से हो जाएंगे। पासिंग मार्क आपका 12 होता है, लेकिन आपका लगभग 15 से 20 प्रश्न आपके बहुविकल्पी से ही फंस जाएंगे, क्योंकि बहुविकल्पी हम इतना बढ़िया से आप लोगों को करवा देंगे ना कि उसमें व्याख्या सहित जब करवाएंगे तो आप आसानी से उसको कर ले जाएंगे। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।